हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लेकर आए हैं क्लास 10 का मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु चैप्टर का पूरा एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो आप लोग के साथ में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर अच्छे नंबर लाना है तो चैनल के साथ में जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। चैनल में बहुत ही कुछ मिलने वाला है आपको, तो बिल्कुल ही चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मेटल एंड नॉन मेटल होते क्या है। लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। और हाँ, एक मिनट, ये लेक्चर नहीं है, ये पूरा वन शॉट वीडियो इस चैप्टर का, पूरे इस चैप्टर का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का क्या है, वन शॉट वीडियो। अगर आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर का नहीं दिया, तो फर्स्ट और सेकंड के अगर आप लोग लेक्चर भी देखेंगे तो वो वन शॉट के बराबर होगा। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो आई विल डू द वन शॉट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, बिल्कुल ही मिल जाएंगे आप लोग को, उन चैप्टर के भी वन शॉट मिल जाएंगे। ठीक है, बस आप लोग को कमेंट करना, बताना तो है, बता दीजिए, बाकी काम देने का मेरा काम है। ठीक है, और हाँ, वीडियो को जरूर पूरा देखा करिए, क्योंकि अगर आप लोग इतना कर लोगे ना तो आप लोग के अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। तो इस लेक्चर का, इस वन शॉट वीडियो का, इस चैप्टर का जो आपका सबसे पहले टॉपिक है वो आपका है मेटल और नॉन मेटल, यानी कि धातुएं क्या होती है और अधातुएं क्या होती है, इनके गुण क्या होते हैं। तो इनके गुणों की अगर हम लोग व्याख्या करें या बात करें तो सबसे पहले होती है धातु का जो गुण होता है, वो कहता है ये ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी इसमें क्या होती है, ऊष्मा बहती है। अगर मैं एक तरफ से किसी धातु को गर्म करूं तो दूसरी तरफ भी क्या हो जाएगी, वो गर्म हो जाती है। ये इसका मतलब होता है ऊष्मा की सुचालक, मतलब जो मेटल होते हैं वो कैसे, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट आपके पाए जाते हैं। जबकि अधातु जो होती है वो ऊष्मा की क्या होती है, आपकी कुचालक होती है, मतलब उनमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, यानी कि दे आर बैड कंडक्टर और इंसुलेटर ऑफ हीट कह सकते हैं उसके लिए। मैं अगर विद्युत के सुचालक की बात करूं, यानी कि जो मेटल होते हैं वो विद्युत के सुचालक होती है। इसी वजह से मोस्टली जो मेटल्स होते हैं, मोस्टली मेटल की बात नहीं कर रहा, मोस्टली जो वायर होते हैं, जो घर में वायरिंग होती है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल का वायर होते हैं। सर ये क्या बात कर रहे हो, बात सर वो तो प्लास्टिक के होते हैं ना रे, वो प्लास्टिक के नहीं होते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग चढ़ी होती है। उसकी वजह से क्या होते हैं, वो प्लास्टिक कोटिंग की वजह से उनमें करंट नहीं लगता है। एक्चुअली उसके अंदर तो कॉपर वायर या फिर एल्यूमिनियम वायर वगैरह ही क्या होता है, लगा होता है, तो वो मेटल ही कहलाते हैं। नेक्स्ट, तो ये क्या होते हैं, लेकिन इनमें अधातुओं में विद्युत की सुचालक नहीं होती, यानी कुचालक होती। क्यों, प्लास्टिक की समझ लो, प्लास्टिक के ऊपर कोटिंग होती है, जो हम लोग तार को ऐसे बगल लेते हैं, लोग बहते रहो, करंट नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि प्लास्टिक जो चढ़ा वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ, यानी कुचालक है आपका, क्या है वो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर कुचालक कह सकते हो। वही मैं डक्टाइल की बात करता हूं, तो डक्टाइल का मतलब क्या होता है, तन्यता। हिंदी में क्या कहते हैं, तन्यता। तन्यता का मतलब होता है खिंचाव। अगर मैं किसी चीज को, अगर धातु की मतलब धातु हो और मैं उसको खींचूं, स्ट्रेच करूं, खींचूं, तो उस कंडीशन में वो कहते हैं एक पतले तार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग, तन्यता का गुण कहलाता है। ठीक है, वही मैं बात करूं, धातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अगर इसको धातु को खींचेंगे तो वो टूट जाएगा आपका। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊं आप लोग को कि जो मतलब अगर मैं सोने की बात करूं, अब ये मत कहो कि मैं सोनी हूं तो तुम क्या कीमत जाने सोने की बाबू भैया है। तो सोने की अगर मैं बात करूं इस प्रकार से, तो 1 ग्राम सोने की कीमत तुम क्या जानो बाबू भैया। 1 ग्राम सोने से आप लोग पता कितना, 2 किलोमीटर वायर, 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हो। इतना सबसे इतना ज्यादा उसमें क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि तन्यता का गुण उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो 1 किलोग्राम नहीं, 1 ग्राम सोने की कीमत तुम क्या जानो बाबू भैया, समझे। ठीक है, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता आघात, मतलब चोट देना। हिंदी में जो मेलेबिलिटी होती है, इसका मतलब हिंदी में क्या, आघात। आघात का मतलब चोट देना, यानी कि किसी अगर मेटल की कोई सरफेस और प्लेट होकर हम उसको हथौड़े से पीटे हैं तो वो पतले चादर के रूप में क्या होती, फैलती जाती है, और उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग, आघात वर्धनीयता कहते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल यानी अधातुओं में क्या होती है, भंगुरता का गुण पाया जाता है, यानी ब्रिटलनेस पाई जाती है। ब्रिटलनेस का मतलब होता है ये क्या करते, फैलते नहीं है। अगर तुमने इसमें हथौड़ा मारा तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, स्नैप हो जाएगा। वो क्या होता है, ये में अधातुओं में पाया जाता है। वही मैं बात करूं ध्वनि, मतलब जो हमारे नॉन मेटल होते हैं ना,
सॉरी जो मेटल होते हैं उनमें सोनरस प्रॉपर्टी यानी मधुर आवाज पाई जाती है। इसी वजह से गिटार वगैरह हो गए, आपके हारमोनियम हो गए, या फिर अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी जो तुम्हारे जितनी भी आवाज मतलब जो भी आप लोगों ने म्यूजिकल वाली चीजें देखी होंगी वो मोस्टली उसमें क्या होता है मेटल का ही यूज किया जाता है। जबकि अधातुओं में आवाज नहीं आती है, आ रही है अधातु है लेकिन आवाज आ रही है, तो इसका मतलब ये वाली आवाज में हम सुरीली आवाज की यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मधुर आवाज की यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं। फिर आपकी लश्कर जो धातु होती है ना वो चमकदार होती है। सर बोर्ड भी तो चमक रहा है लेकिन ये धातु नहीं है। धातु क्या होता है, अगर मान लो कोई है लोहा है कोई भी चीज हो, ठीक है, अगर उसको बीच से ऐसे काट देंगे ना तो वो चमकेगी। अरे सोना तो वैसे ही चमकता है, सोने है तो चमकता तो है ही है, ठीक है, तो सोना तो वैसे ही सबसे ज्यादा चमकता है। अब सोना नहीं चमकता है सर, डायमंड। लश्कर की प्रॉपर्टी अगर बात करी जाए सबसे ज्यादा लश्कर की किसकी प्रॉपर्टी होती है, डायमंड। और जबकि डायमंड क्या है, अधातु है, ये तो उल्टा हो गया। लेकिन आप लोग क्या रखना है, क्योंकि जो लश्कर मतलब डायमंड है ना वो कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, और एलोट्रॉप में क्या होता है, उस कार्बन के एलोट्रॉप में सबसे ज्यादा चमकदार चमक पाई जाती है, क्योंकि उसमें लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है ना, ठीक है, अभी इस चैप्टर पढ़ोगे तो लाइट क्या होती है, उसमें परावर्तन नहीं होती। उसमें क्या होती है, एक बार जाती है अंदर अंदर घूमती रहती है और काफी समय बाद निकलती है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, तो उसको जो सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उसमें सबसे ज्यादा होती है, 2.42 से समथिंग होती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, उसका लश्कर प्रॉपर्टी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और जबकि अधातुओं में क्या होती है, लश्कर प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। धातुएं कैसी होती है, हमारी ठोस होती है। सर प्लास्टिक भी तो ठोस है, ये भी तो वो ठोस है, लेकिन धातुओं के जो इलेक्ट्रॉन्स या उसके एटम या अणु कह सकते हो ना, वो बहुत पास पास होते हैं। जबकि द्रव इनमें अधातुओं की क्या होते हैं, इनकी द्रव मतलब जो एटम परमाणु वगैरह होते हैं ना, ये उतने पास पास नहीं होते एज कम्पेयर टू सॉलिड। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी बात कर लेते हैं, हमारे जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, पूछे गए हुए हैं, कि अगर हम बात करें एक द्रव्य धातु की अगर बात करूं मैं, अगर आप लोग को बताऊं तो वैसे तो काफी सारी हैं धातु। लिक्विड मेटल की अगर मैं बात करूं तो मरकरी सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, मरकरी के बारे में पूछा जाता है। लेकिन और मैं बात करूं तो गैलियम, जर्मेनियम, फ्रेंसियम, 3 और हो गई आपकी, तो कितनी हो गई, 4। तो 4 आपकी क्या होती है, लिक्विड मेटल होती हैं। एक का नाम मरकरी, दूसरे का नाम गैलियम, तीसरे का नाम जर्मेनियम, चौथे का नाम फ्रेंसियम। ये 4 जो मेटल होती है आपकी क्या होती है, लिक्विड मेटल होती हैं। लेकिन अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो लिक्विड ये नॉन मेटल होता है। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड क्या होता है, नॉन मेटल। तो ऐसे 5 हो गए आपकी पीरियोडिक टेबल में जो आपके क्या है, लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें क्या रखनी, बिल्कुल याद रखनी। और मैं कुछ चीजें और बताऊं, पहले ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं जिसे हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं, क्योंकि वो बेस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अल्कली मेटल कहते हैं। और साथ में ही वो क्या होते हैं, अगर हम उनको चाकू से भी काटे ना तो वो आसानी से क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो यार सॉफ्ट होते हैं, दे आर क्या होते हैं, सॉफ्ट, मतलब बहुत ही मुलायम होते हैं। धातु होने के बावजूद भी क्या होती है, चीजें क्या होती हैं आपकी, मुलायम होती हैं। तो कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बिल्कुल आप लोग को क्या रखना है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। और हाँ, आप लोग को इसको जो बना ली शॉर्ट में, आप लोग का आधा चैप्टर मान लो ये चीज जो प्रॉपर्टी वाला गुण है ना, प्रॉपर्टी वाला पार्ट है, वो इतने में आपका पूरा क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। इतना ही वीडियो देख लो 5-6 मिनट का, आप लोग को ये चीज क्या हो गई आपकी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम जो लोग देख रहे थे वो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल की, मतलब धातुओं के जो थे वो भौतिक गुण थे। अब हम बात करेंगे धातुओं के मतलब रासायनिक गुण के, हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज और याद रखना कि जो सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ मेटल होता है ना, मतलब सबसे अच्छे अगर ऊष्मा का प्रवाह की धातु की बात करें तो वो कॉपर होता है। और हम लोग विद्युत की भी बात करें तो क्या होता है, सबसे अच्छा विद्युत का प्रवाह वाला जो धातु होती है वो यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करते हैं तो वो भी आपका कॉपर होता है सबसे अच्छा। वैसे तो सबसे अच्छा चांदी होता है, लेकिन चांदी कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग कॉपर यूज करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जो बर्तन होते हैं ना आपके घर पे, उनमें नीचे एक अलग कलर की कोटिंग लगी हुई होती है, एक्चुअली वो कॉपर होता है। जितनी हीट उसको पड़ती है उतनी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी वजह से उस पर क्या होते हैं, हम अच्छे बर्तनों पे कॉपर की कोटिंग देख पाते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। लेकिन अगर हम रासायनिक गुण की ओर चलते हैं तो जो सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी है रासायनिक गुण में, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में मेटल की और नॉन मेटल की, तो जो मेटल होते ना हमारे, ये वायु यानी एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं, मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है।
तो कोई भी अगर मेटल हो आपका, यानी क्या हो आपका धातु हो, और धातु की अगर अभिक्रिया हम लोग किससे करा रहे हो, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड, यानी धातु का ऑक्साइड बनाता है आपका। क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। लेकिन जो धातु ऑक्साइड होता है, आप लोग को ये बात तो याद रखनी है, लेकिन इसके आगे की बात और याद रखना कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वो कैसे, किस अवस्था में पाया जाता है, वो क्षारीय अवस्था में पाया जाता है। कैसे, एक एग्जाम्पल से समझोगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो मेटल मैंने ले लिया आपका, अगर मैं मेटल ले लूं, मान लो आपका यहाँ पे कैल्शियम ले लिया, मान लो क्या ले लिया मैंने, कैल्शियम मान लो। ठीक है, कैल्शियम की रिएक्शन मैंने किससे कराई थी, O2 गैस के साथ करा दी, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अब मैं वाटर से करा दूं, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन में किससे करा दूं, अगर मैं वाटर के साथ कराना चाहूं, H2O के साथ करा दूं, तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप इससे क्या समझे, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका, बेस होता है, यानी क्या होता है आपका, क्षार होता है। तो इसी वजह से जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, वो एक प्रकार की क्षारीय धातुएं कहलाती हैं। लेकिन अगर नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, यानी कि मान लो कार्बन है, जैसे कि आपका नॉन मेटल यानी कि अधातु, कार्बन की रिएक्शन में O2 के साथ कराऊं तो क्या बनेगा आपका, CO2 बनेगा। और जो CO2 होता है ये क्या होता है, अम्लीय माध्यम में होता है। तो जो नॉन मेटल के, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो नॉन मेटल, उल्टा बोल गया, जो मेटल के ऑक्साइड होती हैं आपके बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं आपके क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। आपको ये बात क्या रखना, बिल्कुल ही याद रखनी है। इसके आगे की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और एक चीज और कह सकते हो आप लोग, एक चीज अगर कहना चाहो कि मेटल जो होते हैं ना, जितने भी मोस्टली मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, और वो ऑक्साइड की जो होती है वो एयर के मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, बेस यानी कि क्षार का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपको, इसके आगे की मैं बात करूं अगर आपसे, कि मेटल की रिएक्शन अब ऑक्सीजन से ना करा के मेटल की रिएक्शन किससे करा दूं, सीधा सीधा वाटर के साथ कराऊं तो क्या होगा। तो देखो, मेटल की रिएक्शन में अगर वाटर के साथ कराऊंगा, उस कंडीशन में आप लोग समझो कि मेटल कोई भी मान लो Na है आपका, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करा दी, जल के साथ करा दी, यानी वाटर के साथ करा दी। तो जब भी सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ होगा तो ये क्या होगा, NaOH का फॉर्मेशन कर लेगा, और प्लस में क्या निकालेगा आपको, हाइड्रोजन गैस क्या कर देता है, रिलीज कर देगा। ठीक है, तो यानी कि कभी भी कोई धातु की अभिक्रिया अगर जल के साथ होती है तो वो क्या करना, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। और वैसे भी अगर मैं बात करूं तो जो आपकी सोडियम मेटल होता है ना, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड वाटर। सोडियम को वाटर दिखा नहीं, फटाक सीधा पॉपअप साउंड के साथ में क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो सोडियम जो होता है बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच इज द मोर रिएक्टिव टुवर्ड वाटर, वाटर की तरफ सबसे, वाटर में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो आप लोग आंसर क्या लगाओगे, सोडियम, ना कि पोटेशियम। क्योंकि आप लोग की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, यानी कि जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जैसे सक्रियता श्रेणी का नाम देते हैं, उसमें पोटेशियम धातु की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, जल के साथ की अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ, तो वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, आपकी सोडियम मेटल की होती है। तो सोडियम इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड वाटर। ठीक है, और वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाया क्या उसने, बेस, और क्या बनाया आपका, हाइड्रोजन गैस क्या करा, रिलीज करा। लेकिन जो मेटल अच्छे रिएक्टिव होते हैं वाटर की तरफ, वही क्या होता है, बेस और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। खासकर कौन कौन से, सोडियम हो गया आपका, पोटेशियम हो गया आपका, कैल्शियम हो गया आपका। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जैसे आयरन हो गया आपका, क्या हो गया, आयरन। अगर मैं आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ कराऊं तो इस कंडीशन में ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएगा, लेकिन ये बनाएगा मेटल का ऑक्साइड बना लेगा। तो ये क्या बनाता है आपका, Fe3O4 प्लस क्या होगा आपका, H2 निकल जाएगा। ठीक है, या फिर Fe2O3 भी लिख सकते हो, वो भी। ये एक्चुअली क्या है, रस्टिंग है, यही तो आयरन है, यही तो आपकी क्या है, जंग है। तो जंग लग जाती है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, यहां से आपकी निकल जाती है। ठीक है, तो आप लोग को इस बात को भी रखना है बिल्कुल याद। और भी कुछ होते हैं, क्या बना है, मेटल का ऑक्साइड। ऐसे एल्यूमिनियम भी है, यहाँ क्या होता है, एल्यूमिनियम की अगर मैं रिएक्शन कराऊं वाटर के साथ में, तो वो भी क्या होगा आपका, इसी प्रकार से रिएक्शन लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा।
और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करा देगा। मतलब कर तो नहीं कम से कम रिएक्शन, लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वाटर कौन सी, सोना, सोना खरा खरा, इसलिए है खरा खरा क्योंकि वो पानी के साथ में रिएक्टिव नहीं करता। वरना क्या होगा, इतना महंगा तो लेके आए, बोलेंगे घर वाले 50,000 का एक 10 ग्राम आता नहीं है, और तुमने नहा नहा के इतना नहा के उसको सोना ही गायब कर दिया पूरा। इसीलिए क्या होता है, सोना जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द वाटर होता है। नहीं तो पानी नहाने के साथ में सोना भी नहा ले, सोना भी आपका खत्म होता जाए। सोना जो होता है, चांदी होती है आपकी, कॉपर होती है, ये क्या होती है आपकी जो खास करके क्वाइंस मेटल हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, जल में इनकी क्रियाशीलता नहीं होती, मतलब ये जल के साथ क्रियाशील नहीं होते, जल के साथ रिएक्टिव नहीं होते आपके, ठीक है ना। इसके बाद हम अगर बात करें तो कुछ और याद रखना आप लोग को कि मेटल की रिएक्शन, अगर मैं क्या कर रहा हूं, मेटल की रिएक्शन यानी धातुओं की रिएक्शन एसिड के साथ कर रहा हूं। धातुओं की रिएक्शन एसिड के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपकी है, इसको बहुत ही ज्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है। तो अगर इस बात को बिल्कुल ही याद रखो आप लोग कि जब भी कभी मेटल की रिएक्शन क्या हो आपकी, कोई भी मेटल, कोई भी धातु की रिएक्शन, अगर मैं धातु की रिएक्शन क्या है हमारी, मेटल की अगर रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो इस रिएक्शन को तो बिल्कुल ही याद रखो। मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो क्या बनता है आपका, सॉल्ट एंड, मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे क्या बनेगा आपका, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी ही बनेगी। जैसे मान लो मेटल ले लिया मैंने, यहाँ पे Na ले लिया और एसिड ले लिया आपका HCl, तो क्या बन गया आपका NaCl, और प्लस क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी आपकी, निकल जाएगी। तो जब भी कभी भी मेटल की रिएक्शन अगर हम लोग एसिड के साथ कराएंगे, कोई भी यानी कि धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराएंगे तो क्या बनता है आपका, क्या होता है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। लेकिन मेटल की जगह अगर मेटल लूं और एसिड की जगह पे अगर मैं क्षार यानी बेस का भी ले लूं तो उस कंडीशन में भी क्या होता हमारा, क्या होता है आपका हाइड्रोजन गैस क्या करती है, निकलती है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा, कि कभी कभी क्या होता है, अगर एक मेटल सॉल्ट है हमारे पास और दूसरा मेटल सॉल्ट को उसमें कर दें, अगर डिप कर दें, ठीक है, या फिर दूसरा मेटल को उसमें डाल दें तो वहां पे क्या होगा। जैसे अगर आपने देखा, मान लो ये आपके में एक्टिविटी है, इस टाइप से पूछा भी बहुत ज्यादा पेपर में। एक हमारे पास क्या है, दो टेस्ट ट्यूब है आपके पास में, एक है हमारे पास दो बीकर हैं और एक में सॉल्यूशन भरा है, मान लो कॉपर सल्फेट का, एक में क्या भरा है तुम्हारा, कॉपर सल्फेट का भरा हुआ है सॉल्यूशन। और कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। क्या होता है तुम्हारा, ये नीले रंग का आपका होता है, इसी वजह से नीला होता है, यानी ब्लू बाइट्रॉल के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मेरी आयरन लोहे की रॉड है और लोहे की रॉड को क्या डाल दिया मैंने, इसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। जैसे ही मैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैं लोहे की रॉड को डालूंगा तो लोहे के ऊपर क्या होगा, कॉपर, एक प्रकार से ऐसे समझो, ये कॉपर सल्फेट आपका सॉल्यूशन है और फिर आपका क्या है Fe, यानी कि क्या है आपका लोहा है, यानी आयरन है। और आयरन क्या होता है, कॉपर से ज्यादा अधिक क्रियाशील होता है और अधिक क्रियाशील होने की वजह से इसको कॉपर को क्या कर देते हैं, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और बनता है FeSO4 और प्लस क्या हो जाता है, कॉपर क्या हो जाता है, अलग से निकल जाता है। तो एक्चुअली क्या करा, इस जो मैंने इसमें डाली तो कॉपर की इसके ऊपर क्या होगा, कॉपर चढ़ जाएगा और इससे कॉपर निकल के क्या बन जाएगा, वो FeSO4 बन जाएगा। और जो FeSO4 का कलर होता है ना, ये आपका ग्रीनिश कलर में होता है, यानी कि क्या होता है, हरा हरा कलर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होने लगता है वो। तो इससे क्या पता पड़ा हमें, इससे ये चीज पता पड़ी कि यहाँ पर Fe अधिक क्रियाशील धातु थी, इसकी वजह से कम क्रियाशील धातु को उसको हटा दिया और यहाँ पे आयरन सल्फेट और कॉपर क्या हो गया, यहाँ पे निकल गया। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती थी आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ी हुई है कि इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो कौन किसको विस्थापित करता था ये पहले चैप्टर में ही पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल आपको याद रखना, जो अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती, विस्थापित कर देती है। और कौन कौन सी अधिक क्रियाशील धातु होती, मैंने आप लोग को ट्रिक से बताई थी कि लिख बे सरकाना, लिख बे सरकाना, मंगल,
मंजन, कर्फी, कड, ये क्या हो, ट्रिक भी लिखने लगे, ठीक है, कड, कोनी, सुन लो, किससे कह रहा है, हाइड्रोजन से, और किससे, कॉपर, AgAuPt वगैरह। तो देखो यहां पे क्या क्या कह रहा है, लिख दे सरकाना, ठीक है, लिख लेना ऐसे ही आप लोग, लिख ला से का से, ठीक है, बे मतलब बेरियम, सर काना, का से कैल्शियम, ना से सोडियम, मंगल, मंग मतलब Mg, अल मतलब एल्यूमिनियम, पे कह रहा मंजन, मन मतलब मैग्नीज और जन मतलब जिंक, कर मतलब क्रोमियम, फी मतलब आयरन, कड मतलब कैडमियम, को मतलब कोबाल्ट, नी मतलब निकल, सुन मतलब होता है Sn और लो मतलब होता है आपका Pb, और हाइड्रोजन, कॉपर, AgAuPt ये आपके होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी, लिथियम, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर आपकी कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन और लेड, और हाइड्रोजन, कॉपर, AgAuPt। लेकिन इनमें भी देखा जाए हाइड्रोजन के नीचे जो धातु होती है, ये बिल्कुल आप लोग को बिल्कुल ही याद रखना है कि जो हाइड्रोजन के नीचे होती है वो कॉपर, AgAuPt होती है। ये यानी ये धातुएं अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को ही निकालती हैं। तो ये सबसे कम क्रियाशील धातुएं कहलाती हैं आपकी। ये इतनी कम क्रियाशील होती है कि अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये अम्ल से भी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। और क्यों नहीं विस्थापित कर पा रही, क्योंकि जो अम्ल का हाइड्रोजन है ना वो इसके ऊपर रखा हुआ है। तो हमेशा ऊपर वाला तत्व, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कभी भी नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को कभी भी विस्थापित नहीं कर सकता है। ये कहलाती है आपकी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। और सक्रियता श्रेणी के क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ आएंगे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, कि अभिक्रिया, कॉपर की अभिक्रिया H2SO4 तनु कंसंट्रेशन शांत H2SO4 के साथ कराने पर अभिक्रिया होगी या नहीं, अगर नहीं तो क्यों। मतलब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम लोग, आयरन यानी Fe से करा, मतलब FeSO4 की रिएक्शन या फिर कॉपर की रिएक्शन H2SO4 से करा रहे हैं। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कॉपर प्लस H2SO4 ये रिएक्शन होगी या नहीं, मैंने कह दिया नहीं होगी। तो कह रहा क्यों नहीं होगी, तो आप लोग कौन सा बताना है, क्या बताओगे कि सक्रियता श्रेणी में यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, जिसकी वजह से कॉपर हाइड्रोजन को यहां से प्रतिस्थापित यानी कि सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाए। इसी वजह से दिस रिएक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल, ये अभिक्रिया तुम्हारी पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे तो वो आप लोग को इस प्रकार से देख के क्या बताना, कौन ऊपर वाला है, ऊपर वाले नीचे को विस्थापित कर देता है, लेकिन नीचे वाला कभी भी ऊपर वाले को विस्थापित नहीं करेगा, ठीक है। और ये कहां पे यूज कर रहा था, इसका हम लोगों ने करा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करा था, इसका यूज किया था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए भी आपको क्या करना, ये चीज याद रखनी है। डिस्प्लेस का मतलब भी क्या बताता है, विस्थापन, यानी कि जैसे मैं कहूं ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, इसका कैप मैं इसमें लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये विस्थापन हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका सब्स्टिट्यूशन कहलाता है आपका, ठीक है ना। तो ये आपके सब्स्टिट्यूशन की बात होती है, ठीक है। तो इस बात को आपको बिल्कुल इसे ही याद रखना है, ठीक है। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। आप लोग इसको भी क्या कर लिया, नोट कर लिए, ठीक है। ट्रिक है, ट्रिक से आप लोग याद करोगे तो जल्दी से भी आपको याद रखा जा सकता है, ठीक है। मैं इसको रेज कर देता हूं आपको। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, आयनिक कंपाउंड क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, आयनिक यौगिक की बात करते हैं। आयनिक यौगिक,
आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? तो आपको बिल्कुल याद रखना कि आयनिक कंपाउंड का जो मतलब होता है वो ये होता है कि ऐसे यौगिक जिनमें एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन में पूर्णता रूप से ट्रांसफर हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि सच टाइप ऑफ कंपाउंड विच ट्रांसफर द कंप्लीट इलेक्ट्रॉन टू वन मेटल टू अनदर नॉन मेटल। An ionic compound only possible which is more electronegative element and least electronegative element, या फिर which is possible between the metal and non-metal which is more reactive। यानी कि ये केवल ऐसे धातु और अधातु में पॉसिबल होता है जो अधिक क्रियाशील आपकी होती है। जैसे एग्जांपल से समझो, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं आयनिक यौगिक में NaCl का, ठीक है। Na का परमाणु क्रमांक यानी कि Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो कितना लिखोगे आप? 2 8 1। और वहीं मैं बात करूंगा अगर आपकी मैग्नीज यहाँ पे क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? 17 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 8 7। कितना आएगा आपका? 2 8 7। लेकिन हर एक एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो वो बॉन्ड बनाता ही क्यों है? वो बॉन्ड केवल इसलिए ही बनाता है कि जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी पूरी हो जाए। और स्टेबिलिटी कब पूरी होती है? जब उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और कैसे हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन अपना दे दी इस वाले को, तो इसकी भी बाहरी कक्षा में 8, उसके बाद 7 और 1 8, तो इसकी बाहरी कक्षा में क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मतलब एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, शेयरिंग नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट रूप से ट्रांसफर हो जाता है। और जब कंप्लीट रूप से ट्रांसफर अगर कहीं इलेक्ट्रॉन होता है आपका, तो वो बनता है अपना आपका आयनिक यौगिक। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बात करूं Na की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। और क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास में? आपके 7 इलेक्ट्रॉन है। ये कब पॉसिबल? देखो 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उस कंडीशन में सोडियम कहेगा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। अब क्या कर, इसने सोडियम में अपना 1 इलेक्ट्रॉन पूरा दे दिया इसको, और जब अपना पूरा 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो उस कंडीशन में देखो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। तो क्लोरीन की बाहरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए। और अब इसकी वजह से क्या होगी? इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। और आयनिक यौगिक जो होते हैं यानी कंपाउंड जो होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं यानी अधिक स्थायी होते हैं। और अधिक स्थायी होने की वजह से ही इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता? उच्च होता है, यानी क्या होता है? अधिक होता है। तो क्या कहोगे? आयनिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन इट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? उच्च होता है। क्यों होता है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है, पूर्णता रूप से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और गलनांक भी क्या होता है? उच्च आपका होता है। तो इस बात को भी आप लोग का करना बिल्कुल ही अच्छे से याद रखना है आपको, ठीक है ना? ठीक है, तो इतनी बात को बिल्कुल ही आप लोग याद रखो, ठीक है। तो अब हम लोग आयनिक कंपाउंड के आगे की बात करते हैं। और आयनिक कंपाउंड के अगर आगे की बात करते हैं तो कहते हैं जो मेटल होते ना, वो किस प्रकार से क्या होते हैं? हमारे नेचर में पाए जाते हैं, उनको किस प्रकार से अलग करते हैं, हम इन प्रोसेस की हम बात अब करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा अगर कि जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स होते हैं वो 2 प्रकार से क्या होते हैं नेचर यानी वातावरण में यानी पृथ्वी में, जमीन में जो पाए जाते हैं 2 प्रकार से। एक होता है इन द कॉम्बिनेशन फॉर्म, मतलब क्या होता है? संयुक्त अवस्था में। ये क्या होती है तुम्हारे? संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था का मतलब होता है एक प्रकार से, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि वो किसी के साथ में क्या होता है? आपके जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि बोलूं ऑकरेंस ऑफ मेटल अगर मैं कहूं, ठीक है, ऑकरेंस ऑफ मेटल यानी कि मेटल किस प्रकार से क्या होते हैं हमारी पृथ्वी में पाए जाते हैं, ठीक है। प्राप्ति किस प्रकार से मेटल की होती है? तो 2 प्रकार से आपकी होती है। आपकी कितने प्रकार से होती है? आपकी ये 2 प्रकार से होती है। पहली प्रकार की अगर बात करते हैं तो वो होता है आपका संयुक्त अवस्था। क्या कहेंगे हम लोग? संयुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था का मतलब होता है कॉम्बिनेशन फॉर्म। किसके हैं? इन द कॉम्बिनेशन के फॉर्म में होता है, कॉम्बिनेशन फॉर्म कह सकते हैं हम लोग, ठीक है।
क्या है आपका कॉम्बिनेशन फॉर्म, मतलब कि संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, यानी दो या दो से अधिक कंपाउंड के एलिमेंट के अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त अवस्था में कहलाते हैं। और एक होता है नेटिव स्टेट, यानी कि आपकी कह सकते हो नेटिव स्टेट को कह सकते हो, मतलब वो अकेले है, क्या है किसी के साथ में नहीं है, वो क्या है तुम्हारा, बारिश आ गई, क्या है आपका अकेले होता है, क्या होता है अकेले रहता है, ठीक है। तो अकेले क्या लिख दे रहा हूं मैं, अकेले। इसमें होता है आपका नेटिव स्टेट बोलते हैं, क्या कहते हैं, नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब क्या होता है, वो अकेले है, किसी के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। और जब एस की बात करते हैं तो कहते हैं कोई ज्यादा नहीं है, ये बहुत ही रेयर मेटल होते, कौन कौन से, सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर यानी कि, और प्लेटिनम, इन मेटल की कहीं कहीं कॉपर भी क्या होता है आपका नेटिव सिस्टम में मिल जाता है मोस्टली, लेकिन जो होते हैं वो कौन से, सोना चांदी, और कौन से होते हैं आपके, सोना चांदी प्लेटिनम, ये मेटल होते हैं जो केवल और केवल क्या होती है, फ्री फॉर्म में पाया जाता है, फ्री फॉर्म भी इसमें हम लोग कहते हैं। लेकिन अगर अदर मेटल की बात करते हैं, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कोबाल्ट हो, चाहे निकल हो, मतलब कोई भी हो, एल्यूमिनियम हो, जितने बाकी मेटल्स हैं ये इन द मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ किसमें रहते हैं, कॉम्बिनेशन फॉर्म में आपके रहते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। ये तो बात हुई हमारी किस प्रकार से ऑकरेंस ऑफ मैटर की पाई जाती है, ऑकरेंस हो गई। इसके बाद हम लोग किस प्रकार से अलग करते हैं, अलग करने की बात छोड़ो, पहले थोड़ी और बात कर लेते हैं, मिनरल किसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, मिनरल, मिनरल्स कहलाते हैं, यानी खनिज किसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, खनिज, खनिज पदार्थ के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। तो खनिज क्या कहलाता है, तो खनिज का मतलब होता है कि पृथ्वी से, मिनरल का मतलब क्या होता है, पृथ्वी से जो भी चीजें हमें मिलती हैं वो सब की सब कहलाती हैं खनिज, यानी कि मिनरल्स कहलाती हैं। पृथ्वी से जो भी चीज हमें मिलती है वो सब की सब क्या कहलाती है, आपकी मिनरल्स कहलाती हैं, यानी कि खनिज कहलाती हैं। फिर आता है आपका अयस्क, क्या आता है आपका अयस्क, अयस्क, अयस्क का मतलब होता है और, क्या होता है और का मतलब होता है जितनी भी तुम्हारी पृथ्वी से जो भी चीजें मिल रही थी वो सब क्या है, मिनरल्स हैं। लेकिन उन मिनरल्स में किसी एक एलिमेंट की, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की अगर परसेंटेज ज्यादा है, किसी एक एलिमेंट की अगर उसमें परसेंटेज ज्यादा है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कोर कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर आप लोग से बोलूं कि एक क्या है हमारा कॉपर पायराइट है, CuFeS2 है, ठीक है, लिखा है कॉपर पायराइट। एक इसमें देखो कॉपर भी है, आयरन भी है, सल्फर भी है, तो क्या हुआ, कंबाइंड फॉर्म में हो गया। लेकिन मैं कहूँ पृथ्वी से मिल रहा है, इसमें क्या है कॉपर, मैंने कहा कॉपर इसमें 90% है, इसमें क्या कॉपर कितना आपका 90% है। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो कॉपर के 19% होने का मतलब ये है कि जो हमारे ये मिनरल है, इस मिनरल में कॉपर की परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इससे ये प्रूव होता है कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है आपका कॉपर का ओर है, क्या है आपका ये कॉपर का ओर है, कॉपर का अयस्क ये कहलाता है आपका, ठीक है ना। तो ये चीजों के बारे में आपको करना बिल्कुल याद रखना। अब और तुम्हें मिनरल पता पड़ गया, और पता पड़ गया, अब इसको अलग भी तो करना होगा, क्योंकि और में जो 90% मान लो कॉपर मैंने मान लिया है, इसको अलग भी तो करना है, क्योंकि 10% तो अभी भी इसमें इंप्योरिटीज हैं, 10% इसमें तो अभी भी अशुद्धियां मिली हुई ना, तो अशुद्धियों को हमें क्या करना, अलग भी तो करना है। और जब अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसको अगर बात करें तो उसको धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। क्या कहता है, उसको किस प्रकार से धातुओं को अलग शुद्ध किस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, किस प्रकार से धातुओं को शुद्ध करते हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। लेकिन उसमें भी एक बात करने से पहले कहेंगे जो मेटल होते हैं वो तीन, जो हमारी धातु होते हैं वो कुछ तीन प्रकार से इनकी चीजें हमें देखने को मिलती है, तो उसके बारे में आपको पहले बताता हूँ कि उनको किस प्रकार से हम लोग अलग करते हैं, उसके बारे में भी आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के साथ में लगा रही, पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपका एक थर्ड चैप्टर है ना, तो ऐसे नहीं पड़ जाएगा आपको, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सारे, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप लोग को। जितनी चीज बता रहा हूँ अगर इतना चीज आप लोगों ने कर लिया तो आपके 90+ नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो
तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा ये वाला है, धातुओं का निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मतलब मेटल को किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है, किस प्रकार से उनमें अशुद्धियां जो होती है वो किस प्रकार से हमारी दूर की जाती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इनमें क्या होते हैं, जो मेटल हमारी धातुएं होती है वो 3 प्रकार से डिवाइडेड हो जाती हैं। यानी जो हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, जो क्रियाशीलता की श्रेणी पढ़ी है, उसमें क्या होता है, धातु कुछ 3 भागों में बटी हुई होती है। पहली होती है जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, जो धातुएं क्या होती है हमारी अधिक क्रियाशील धातु होती है, मेटल हाई रिएक्टिविटी की अगर बात करते हैं, तो उनको अगर हमें शुद्ध करना होता है तो उनको शुद्ध करने के लिए हम लोग विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रयोग मेथड का उपयोग करते हैं। लेकिन जो धातुएं क्या होती हैं, मतलब मीडियम रेंज वाली, यानी कि ना तो ज्यादा रिएक्टिव ना ही कम रिएक्टिव, तो उस प्रकार की जो धातुएं होती हैं उनको हम लोग को अगर प्यूरिफाई करने के लिए, शुद्ध करने के लिए रिडक्शन यूजिंग कार्बन यानी कार्बन की अपचयन विधि का क्या करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है हमारी वो जो भी अभिक्रियाएं धातु होती हैं वो हमारी क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। लेकिन कुछ आती है AgU जो सोना चांदी होता है, ये क्या होती है प्रकृति में अवस्था में ही रहती, मतलब प्राकृतिक में ही रहती, मतलब क्या रहती है, ये फ्री फॉर्म में रहती है, मतलब पहले से ही शुद्ध होती है। इनको उठाओ और तुम्हारी साफ शुद्ध है। अब ये जरूरी नहीं है कि सर आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, मतलब सोना खदान में निकलता है, जैसे KGF मूवी में दिखाया जाता है, कोलार गोल्ड माइन जो है आपकी, तो उसमें क्या वो बस सोना वहां खोदा और यूज करने लगे ना, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी मोड़ी इंप्योरिटीज वहां पे पाई जाती है, तो उसको क्या करता है मतलब अलग लिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी चीजें जगह मिल जाती हैं कि जो सोना वास्तव में एज अ खदान मतलब प्योर सोना ही क्या होता है जमीन से निकल आता है, तो उसको क्या कहते हैं कि नेटिव स्टेप। क्यों? क्योंकि सोना एक ऐसा मेटल, कल मैंने आप लोग को बताया था कि ये मेटल की अगर बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ डक्टिलिटी की वगैरह काफी सारी बात करी थी, उसी प्रकार सोना एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जो कभी किसी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है बहुत कम होती है, पानी वगैरह वाले मैंने आपको बताया था, है ना, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है लाखों मतलब हजारों साल तक मतलब कुछ भी इसमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इस बात को क्या करता है बिल्कुल याद रखना है। अब हम इसके कुछ कंसंट्रेशन यानी कि किस प्रकार से प्रोसेस का यूज करते हैं हम उनको समझते भी लेते हैं, उनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना के रखा है हिंदी में, ठीक है, मैं बोल दोनों में रहा तो आप लोग लिख सकते हैं दोनों में, ठीक है, बस समझना इस बात को, ये बहुत जरूरी चार्ट है, अगर इसको के बारे में आप लोग को पता है तो आपका प्रोसेस पूरा ही क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो पहली बात क्या होता है और यानी कि अयस्क जो होते हैं उनको कितने प्रकार, अभी मैंने बताया 3, एक अधिक क्रियाशील यानी कि हाई रिएक्टिव मेटल, एक क्या होते हैं निम्न मतलब मध्यम मतलब मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, एक होती है कम क्रियाशील धातुएं होती है यानी कि लो रिएक्टिव मेटल्स जो आपके होते हैं। तो जो सबसे पहले हम लो रिएक्टिव मेटल की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही कम क्रियाशील धातु होती है, अगर उसमें अशुद्धि पाई भी जाती है तो वो किसकी पाई जाती है, सल्फाइड ओर की, सल्फाइड अयस्क की अशुद्धि उसमें पाई जाती है, सल्फाइड ओर की इंप्योरिटीज उसमें पाई जाती है। तो जब भी कभी भी सल्फाइड ओर को हो ना तो रोस्ट करते हैं, क्या करते हैं, रोस्ट यानी कि भर्जन करते हैं। भर्जन का मतलब क्या होता है, भूंजना, जैसे भट्टा भूंजते हैं बुंदेलखंडी भाषा में अगर बात करें, तो उसी प्रकार से क्या होता है हम लोग इस मैटर को क्या करते हैं, भर्जन यानी कि रोस्टिंग करते हैं। रोस्ट का करना मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाना, इस क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, रोस्टिंग यानी कि भर्जन कहते हैं। भर्जन करते हैं तो बनता क्या है, उसमें मेटल का ऑक्साइड मिल जाता है और उसका कर देते हैं हम लोग धातु का अपचयन कर देते हैं, और अपचयन करने से क्या होता है हमें प्योर मेटल अपना मिल जाता है, कुछ इस प्रकार से। इसमें मैं बात करूंगा शनिवार, एक बहुत ही पूछा जाता है फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर वगैरह को जो पेपर बनाते हैं, कि शनिवार होता है वो मरकरी का अयस्क होता है, किसका होता है, मरकरी का ओर होता है, जिसका फॉर्मूला होता है HgS, क्या होता है आपका, HgS, ये क्या आपका शनिवार है। तो शनिवार को क्या करते हैं, अगर हम लोग रोस्ट कर दें, इसको क्या करें, अगर हम लोग क्या करें रोस्ट करें, तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना होता है, सिंपल, इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ में करा देंगे। जैसे इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में अगर कराते हैं तो उस कंडीशन में ये मरकरी और सल्फर के साथ क्या होता है, ये तो मरकरी के साथ में क्या होता है HgO और प्लस सल्फर के साथ में निकल जाता है ये SO2 का फॉर्मेशन कर लेता है, क्या कर लेता है, H2 मतलब SO2 का फॉर्मेशन कर लेता है जरा, ठीक है। अब देखो, क्या मैंने क्या बोला था, जब किसी
क्या करते हैं, लो रिएक्टिव मेटल को उसका रोस्टिंग करते हैं, जलाते हैं, यानी कि भूनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड और कोई गैस का क्या कर लेती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का क्या करेगी, फॉर्मेशन कर लेगी। तो रोस्ट कर दिया, रोस्ट के बाद क्या करते हैं, मेटल का हम लोग क्या करते हैं, जो अब हम मेटल ऑक्साइड यानी जो मेटल का ऑक्साइड है अब वो मिल जाता है। तो यहाँ पे कौन मिला हमें, HgO मिला है। तो HgO के क्या करते हैं, कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ, पहली बात बैलेंस नहीं, बैलेंस कर लेते हैं जरा। यहाँ पर कितनी Hg, एक Hg, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है। तो एक काम कर सकते हैं, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर ले जरा इधर पे, तो 2 इधर हो जाएंगे और 2 इधर होंगे तो 2 SO2 हो जाएंगे। तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 2 6 2 6 यहाँ पे 2 4 यहाँ पे 2 इधर पे, तो 3 का इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। रिएक्शन हमारी क्या होनी, बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है, संतुलित होनी चाहिए। अब जो हमारा मरकरी ऑक्साइड है इसकी अभिक्रिया कार्बन से के साथ करा दें, तो उस कंडीशन में क्या करें, जैसे ये 2 Ag लिए तो क्या होगा, Ag2Hg मरकरी निकल गया और प्लस कार्बन के साथ में क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, गैस हवा में निकल जाती है। अब जो यहाँ से जो Hg होगी ये हमारी क्या होगी, शुद्ध Hg हमें क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग भर्जन कहते हैं। तो भर्जन में क्या लिखेंगे अगर कहेंगे, तो भर्जन की अभिक्रिया में धातु सल्फाइड का जो ओर होता है उसको वायु यानी एयर की उपस्थिति में गर्म यानी कि जलाते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में वो मेटल ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन कर लेता है, और जो मेटल ऑक्साइड बनता है उसकी रिएक्शन फिर से कार्बन के साथ कराते हैं, तो वो क्या होता है, प्योर मेटल यानी शुद्ध धातु का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम लोग, रोस्टिंग यानी कि भर्जन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, भर्जन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं मध्यम क्रियाशील धातुओं की बात करते हैं। मध्यम का मतलब मीडियम, यानी कि ऐसे मेटल जो ना तो हाई रिएक्टिव है ना ही लो रिएक्टिव, बीच वाले होते हैं, उनका क्या कहते हैं, कम यानी कि निम्न की मध्यम क्रियाशील धातु है, यानी मीडियम रिएक्टिव ऑफ मेटल्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसमें 2 प्रकार के हमें अयस्क देखने को मिलता है। पहला होता है कार्बोनेट, दूसरा सल्फाइड। तो हम अगर इसमें हम कार्बोनेट ओर की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करें, कार्बोनेट ओर की बात करें। तो कार्बोनेट ओर में क्या कराते हैं, निस्तापन, यानी निस्तापन का मतलब होता है कैल्सिनेशन। इसका मतलब होता है इसको केवल और केवल क्या करना है, हमें गर्म करना है। इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा अगर गर्म करते हैं तो ये क्या होता है हमारा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करके मेटल ऑक्साइड बना लेता है, और फिर उसकी हम क्या कराते हैं, उसकी धातु का जो ऑक्साइड बन जाएगा, जो धातु का ऑक्साइड बन जाएगा, फिर तुम्हारा उसका क्या करा देते, अपचयन, और अपचयन कराने पे क्या होती है, शुद्ध धातु क्या हो जाती है, प्योर मेटल में क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं क्या एग्जांपल पे लूं, अगर जिंक कार्बोनेट ले लेता हूं, कौन सा मेटल ले लिया मैंने, जिंक कार्बोनेट ले लिया, या फिर मान लो कैल्शियम कार्बोनेट ले ले, कोई भी ले ले, मैं जिंक कार्बोनेट आपको लोग के लिए लेता हूं, ठीक है। देखना ये क्या आपका जिंक कार्बोनेट है, और जिंक कार्बोनेट को जैसे ही मैं गर्म करूं तो आप लोग को याद होगा, मैंने बताया होगा, आपको नहीं बताया तो मैं बताऊंगा भी आपको, कि जब कभी भी कोई मेटल कार्बोनेट होता है, धातु कार्बोनेट होता है, उसको गर्म करते ना, तो वो जो धातु ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते, तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड यानी कि जिंक ऑक्साइड, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, निकाल के छोड़ देगा, ठीक है। तो क्या बन गई, धातु ऑक्साइड बन गई। तो क्या होता है, निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन प्रोसेस अगर आप लोग से पूछे तो क्या लिखोगे, सच टाइप ऑफ प्रोसेस व्हिच इज हीट प्रोड्यूस या फिर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा, लेकिन हम लोग इसमें सिंपल क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस ही, हम क्या करते हैं इसमें केवल और केवल गर्म करते हैं, ठीक है। या रोस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे कहेंगे हीट, हम लोग क्या करते हैं, भी प्रोवाइड द हीट, एक प्रकार से एंडोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। तो जैसे इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, इट विल ब्रेक डाउन ऑन द मेटल ऑक्साइड इन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन प्रोसेस, यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अगर हम मेटल कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, निस्तापन, क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। सल्फाइड और की बात करेंगे, जिंक सल्फाइड की बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, ZnS की बात कर लेते हैं। और इसका क्या करा दें, रोस्टिंग करा दें, इसका क्या करा दें हम लोग, रोस्टिंग करा दें, यानी भर्जन करा दें। तो भर्जन कराएंगे तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, जिंक ऑक्साइड, और प्लस क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगा आपकी, फिर से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ZnO बन गया, और क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। तो ये प्रोसेस क्या कराती है आपकी, रोस्टिंग, यानी कि क्या कराती है आपकी, भर्जन क्रिया कराती है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। और निस्तापन में क्या होता है,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं लेते, बस सिंपल सी क्या होती है, गर्म करते हैं। तो गर्म यानी जलाते हैं, इसमें जलाते भूंजते हैं, इसमें केवल गर्म करते हैं। गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, निकल जाती है। लेकिन इसमें क्या लोग एकदम रेड हॉट, एकदम रेड हॉट मतलब एकदम लाल रक्त तप्त की बात करते हैं, रक्त तप्त की कंडीशन में इसको क्या करते हैं हम लोग, जलाते हैं। तो ये मिलता है। अब देखो हमें क्या मिल गया, मेटल ऑक्साइड तो मिल गया है, और फिर से वही बात होगी कि कभी भी मेटल ऑक्साइड मिल जाए तो उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दो, कार्बन के साथ करा दो। और जैसे कार्बन के साथ कराएंगे तो हमें शुद्ध धातु यानी प्योर मेटल, और साथ में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये कार्बन के अपचयन द्वारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कार्बन की वजह से। तो कार्बन किसमें, कार्बन तो ऑक्सीडेशन होगा, कार्बन में तो ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन ऑक्सीडेशन, लेकिन ये प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगी, कार्बन की वजह से रिडक्शन हो रहा है। तो जिससे क्या होता है, शुद्ध धातु यानी प्योर मेटल क्या हो जाती है, हमारी मिल जाती है। तो ये आपकी जो प्रोसेस कहलाती है, ये क्या होती है, हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इनकी बात करते हैं, जो क्या होते हैं मेटल क्या होते हैं, मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं, उनकी जगह क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं इन दोनों प्रोसेस को। अब जो नेक्स्ट बात हमारी है, देखिए अधिक क्रियाशील धातु यानी कि जो मेटल क्या होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, उनको किस प्रकार से प्यूरिफाई करते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, उनको हम लोग पहले मोल्टन स्टेट मतलब उनको थोड़ा सा पिघला टाइप के लेते हैं, उनको लिक्विड टाइप का शेप बना लेते हैं, मोल्टन स्टेट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गलित अवस्था, ठीक है। और उस कंडीशन में क्या कर देते हैं, उसमें विद्युत प्रवाह यानी विद्युत अपघटन कराते हैं, यानी कि कराते हैं, उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है, शुद्ध धातु क्या हो जाती है, मिल जाती है। लेकिन यहाँ पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछता है, अगर आप 30 से 20 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक पैराग्राफ देखो उसमें क्वेश्चन अगर पूछेगा, थर्ड चैप्टर से उठाना होगा तो थर्ड से पूछेगा, तो चौथे से पूछेगा तो कार्बन वाले जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है उनकी बात करेगा, और थर्ड से पूछेगा तो यही वाला पार्ट करेगा। तो एक एनसीईआरटी बुक में एक पैराग्राफ देख रखा, उस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। उस पैराग्राफ को अगर आपने समझ लिया तो आपका एक चैप्टर का समझ जो क्वेश्चन मैन एक आना ही आना है, वो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा आपको, ठीक है। ओके, इसमें एक पैराग्राफ दिख रहा है, उसको पढ़ने से पहले मुझे एक चीज और दिख गई, वो भी बहुत पेपर में आपका क्या होता है, पूछा जाता है, जो कि है थर्मल रिएक्शन। अगर आप लोग सैंपल पेपर लगा रहे हो, कोई भी किसी भी मतलब किसी भी आपका साइड, मैं पब्लिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बस आप कोई भी सैंपल पेपर अगर यूज कर रहे हो तो ऐसा शायद ही गया हो कि आपने सैंपल पेपर किया हुआ हो और उसमें थर्मल रिएक्शन का क्या करा, आपको क्वेश्चन ना मिला हुआ। पेपर मैं बात करूं, अगर लास्ट ईयर के पेपर की बात करता हूं तो लास्ट ईयर के पेपर में भी आप लोगों से थर्मल रिएक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स है, आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल के लिख लीजिए कि यार क्वेश्चन आना ही आना है, आपको थर्मल रिएक्शन क्वेश्चन आना ही आना है। अभी क्या होती थर्मल रिएक्शन, होती क्या है, पहली बात तो व्हाट इज द थर्मल रिएक्शन। तो कहते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, यानी बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, थर्मल रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आप लोग ऐसे याद रखो। दूसरी बात, अगर Fe2O3 की बात करते हैं, आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन में हम एल्यूमिनियम पाउडर डालते हैं, तो जैसे इग्निशन देते हैं, मतलब थोड़ा सा उसको थोड़ा सा आग वगैरह डाले, इग्निशन मतलब थोड़ी सी कुछ फायर वगैरह डालते हैं, तो इस कंडीशन में क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम जो मेटल होता है वो Fe से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको क्या कर देगा, हटा देगा, उसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। और विस्थापित करने से क्या बनता है, Al2O3 बनता है। क्या बनता है, Al2O3, और प्लस क्या हो जाता है, आयरन मेटल क्या हो जाता है आपका यहां से डिस्प्लेस हो जाता है। और इस रिएक्शन में क्या होती है, लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है, हीट निकलती है, और लार्ज अमाउंट में हीट निकलने की वजह से क्या करते हैं, इसको हम लोग थर्मल रिएक्शन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो थर्मल रिएक्शन पूछा तो क्या लिखोगे, ये लिख देना, आयरन ऑक्साइड मेटल, आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम मेटल टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड रिलीज एंड आयरन फॉर्म and produce a large amount of heat, so such type of reaction are known as thermal reaction। तो इस प्रकार की रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, थर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, इतनी तो बात हो गई आप लोग की, लेकिन मेन बात आप लोग को समझो, इसको कहाँ यूज करते हैं। तो जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं ना, ठीक है, तो जो रेलवे ट्रैक्स जब ज्वाइन किए जाते हैं ना, तो वो यही प्रोसेस का क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, इसी प्रोसेस का क्या करते हैं वहां पे यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, एक सांचा टाइप का होता है, ठीक है, उसको मॉड्यूल का मॉड कह दो या सांचा टाइप का होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, आयरन ऑक्साइड
प्लस एल्यूमिनियम पाउडर को क्या करते हैं, भरते हैं, ऊपर से थोड़ी सी इग्निशन देते हैं, आग के तौर पर थोड़ी सी इग्निशन देते हैं, और जैसे उसको इग्निशन जाता है तो वो तुरंत ही क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस तो ऑलरेडी रहती है, नेचर है, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, बहुत तेजी से बर्न होने लगता है, और बुक इतनी तेज मतलब बहुत लाल हो जाता है, और उस कंडीशन में क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, और आयरन क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, और वो क्या हो जाती है, बेल्ट हो जाती है, हमारी जो रेल पटरी होती है वो क्या हो जाती है, आपस में ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपसे पूछा जाता है थर्मल रिएक्शन के बारे में, तो ये चीज आपको बिल्कुल ही क्या करना है, याद रखना है, बिल्कुल ही आपको क्या करना है, याद रखना कि रेलवे ट्रैक को किस प्रकार जोड़ा जाता है, इस रिएक्शन के द्वारा, यही रिएक्शन आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, रेलवे ट्रैक्स में किस मटेरियल का यूज करते हैं, तो आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, और भी काफी सारे हैं, लेकिन आप लोग बस इसको बारे में ही याद यहां पर रखो। ठीक है, मैंने मैं बात करने जा रहा था, अगर आप लोग एनसीईआरटी की तो आप लोग देख सकते हो 3.4.6 रिफाइनिंग ऑफ मेटल करके एक हेडिंग देकर रखी, उसमें अगर आप लोग पढ़ोगे तो एक बात बहुत अच्छी लिखी, वो पूरा आपको पढ़ना है, ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग के लिए लिखा हुआ, जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग जो होती है, यानी कि गलत धातु का विद्युत अपघटन होता है, वो किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीज हमें देखने को मिलती है उसमें। तो देखो एक चीज यहाँ पर डायग्राम भी बनाया, डायग्राम में भी मैं आप लोग के लिए बना देता हूँ। ये कोई हमारे मैंने एक बॉक्स ले लिया, और उसमें क्या है, 2 रॉड लगी हुई है। ठीक है, और इस रॉड में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, कैथोड है, एक क्या तुम्हारा एनोड होता है, मैंने इसको क्या मान लिया, तुम्हारा कैथोड है, ये तुम्हारा क्या, तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, एनोड है, एनोड के ऊपर प्लस है, कैथोड के ऊपर क्या है, तुम्हारा माइनस है, और यहाँ पे क्या लगा दी, एक मैंने एक क्या लगा दी तुम्हारी, मैंने यहाँ पे क्या लगा दी है, बैटरी लगा दी। ठीक है, अब देखो जरा, तो इस कंडीशन में क्या है, ये अब यहाँ पे बात क्या है, क्वेश्चन पूछता है कि जो यहाँ पे हमने जो 2 रॉड ली है, कि कौन से मेटल की रॉड होगी, तो एक रॉड जो होती है वो क्या होगी, जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उस मेटल की रॉड होगी। एक मेटल कौन सी रॉड लेंगे, किसकी रॉड लेंगे हम लोग, एक मेटल, उस मेटल की रॉड लेंगे जिस मेटल को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, खासकर उसी मेटल की क्या करते हैं हम लोग, रॉड को यूज करते हैं। तो उस कंडीशन में जो इंप्योरिटीज होती है ना, जब प्यूरिफाई होते हैं, इंप्योरिटीज क्या होती है, नीचे की ओर क्या जाती है, अपनी बैठ जाती है। अब मैं इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूं इसी के लाइन बाय लाइन, और आप लोग समझना इस बात को, मैं पूरी आप लोग को बात बोल रहा हूं। ठीक है, देखो पहला लाइन बोला, मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो मतलब गोल्ड वगैरह भी क्या करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग से क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको भी क्या कर लेते हैं, इससे अलग कर लेते हैं। आर रिफाइंड, फिर कह रहा है, इसके बाद में कह रहा है, इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल मेड द एनोड। देखो क्या कह रहा है, इम्प्योर मेटल मतलब जिस मेटल को हमें प्योर करना है, जिस मेटल को शुद्ध करना है, उसका क्या बनाते हैं हम लोग, एनोड बनाते हैं, उसका क्या बनाते हैं हम लोग, एनोड बनाते हैं। ठीक है, और कह रहा है एंड थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल इज मेड एज कैथोड। तो मतलब एक थिन हमारी पतली से क्या करते हैं, एक शुद्ध धातु, जो भी हमारी शुद्ध धातु, उसका क्या बनाते हैं हम लोग, कैथोड बना लेते हैं, उसको क्या बनाते हैं, कैथोड बना देते हैं। तो कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसमें जो हम लोग एक लिक्विड भरेंगे ना, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, यानी विद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं। और वो विद्युत अपघट्य किसका बना होगा, तो जिस सॉल्यूशन का, जिस धातु का हमें क्या करना है, अलग करना है, उसी धातु के किसी लवण का, यानी सॉल्ट का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि उसमें पानी मिला के डाल देते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है तुम्हारा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिटेड एट द कैथोड। मतलब जैसे अब क्या करते हैं, इसमें बैटरी से जैसे करंट पास करा, तो उस कंडीशन में जो प्योर मेटल होता है वो कहां पर, हमारा कैथोड के ऊपर। जो प्योर मेटल होता है वो क्या होता है, हमारा जो कैथोड है ना, ये कैथोड हमारा है, इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे क्या हो जाता है, इसके ऊपर क्या हो जाता है, हमारा ऐसे जम जाता है, कुछ प्रकार से इससे क्या हो जाता है, जम जाता है। और जो उसमें अशुद्ध धातु होगी वो क्या होता है, नीचे की ओर क्या होती है, हमारी इंप्योरिटी, जो अशुद्ध धातु है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, हमारी नीचे की ओर क्या कर जाती है, बैठ जाती है। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है इस चीज में, इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, कहेगा शुद्ध पदार्थ, यानी कि जो प्योर मेटल होता है वो हमें कहां मिलता है, तो कहां मिलता है, हमें कैथोड पे। ठीक है, हम इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघट्य भरते हैं, वो किसका भरते हैं, तो जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन करना हो उसी मेटल का क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे विद्युत अपघट्य भरते हैं। कहता है एनोड किसकी बनाया होती है, एनोड जो मेटल ये है तुम्हारी एनोड रॉड है आपकी, ये किसकी बनी होती है, तो जिस मेटल को प्यूरिफाई करना होता है उसी इम्प्योर मेटल की क्या होती है, एनोड को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है,
तो इसके बाद में लिखा है कि द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गोज इनटू द सॉल्यूशन, वेयर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, जो चीजें घुलती नहीं है वो क्या हो जाती है, नीचे की ओर क्या जाती है आप लोग की बैठ जाती हैं। और इसी अगर हम इस प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो इस प्रोसेस को एनोड मट के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एनोड मट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये बात आप लोग को बिल्कुल ही याद रखनी है इस प्रोसेस में, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करते हैं हम लोग, अलग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग की कॉपर वगैरह हो गई, चांदी सोना वगैरह हो गई, ठीक है, इनको भी क्या करते हैं हम लोग, अलग कर लेते हैं, ठीक है। अधिक क्रियाशील, सॉरी, हाई रिएक्टिव मेटल को क्या करते हैं, इससे अलग करते हैं। लो रिएक्टिव को भी, सोना वगैरह को भी क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। सोडियम पोटेशियम को भी क्या करते हैं, इससे हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इस मेटल में हम लोग जिस मेटल को प्यूरिफाई करना हो तो उस मेटल की एनोड बनाते हैं, कैथोड कोई प्योर मेटल का लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट यानी जो विद्युत अपघट होता है आपका, उसी जिस मेटल को प्यूरिफाई करना हो तो उस मेटल की सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। यानी सॉल्ट को, जैसे मान लो हमें सोडियम को करना है तो सोडियम का नमक होता है, नमक को पानी मिला लेंगे तो वो क्या होगा, हमारे लिए विद्युत अपघट्य का क्या करेगा, काम करेगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट का क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। ओके, तो इतनी बात को क्या करना आप लोग को बिल्कुल ही याद रखना। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम लोग अपनी जो प्योर तीनों मेटल हमारी है, मतलब 3 प्रकार के जो मेटल्स होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, मध्यम क्रियाशील धातुओं, कार्बोनेट और असल्फाइड के जो अयस्क होते हैं, कार्बोनेट वाले होते हैं निस्तापन, यानी कि इसको केवल गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, मेटल धातु का ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बना देता है। वहीं रोस्टिंग की बात करते हैं तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, यानी गर्म जलाते हैं, एक प्रकार से क्या करते हैं, जलाते हैं, तो वो रोस्टिंग यानी भर्जन क्रिया कहलाती है, जिसमें हम बाद में क्या कर देते हैं, उसका कार्बन की उपस्थिति में अपचयन कर देते हैं, तो हमें क्या होता है, शुद्ध धातु मिल जाती है। वहीं जो कम क्रियाशील धातु होती हैं उनको सल्फाइड अगर अयस्क है तो उसको हम लोग रोस्ट करके क्या होता है, उसके बाद अपचयन करा देते हैं, रिडक्शन करा करके उसमें भी क्या होती है, शुद्ध धातु, शुद्ध पदार्थ क्या हो जाता है, पेवर हमें क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो इसकी बात हम लोग करते हैं, और कैल्सिनेशन ऑफ ओर की हम बात करते हैं। ये चीजें हमें क्या करनी है इस चैप्टर में, इतनी ही चीजें क्या करनी। एक चीज और हमारी इसमें कोरिजन यानी कि संरक्षण क्या होती है, धातु को संरक्षण की हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक बात और करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि कोरिजन का मतलब क्या होता है, कोरिजन का मतलब क्या होता है, पहले चैप्टर में भी आप लोगों ने क्या है इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो कोरिजन का मतलब आप लोग को सिंपल सी बात यह है कि धातु का खराब होना, धातु का खराब जो होना उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोरिजन यानी कि संरक्षण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आयरन होता है यानी क्या होता है, लोहा होता है, जैसे ही क्या होता है मॉइस्चर यानी कि नमी, नमी मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन हो गया प्लस जल वगैरह हो गया, ये जैसे क्या होता है वायुमंडल की, मैं लिख नहीं रहा बस बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैं चाहूं तो अगर मैं केवल यहाँ पे वाटर भी लिख दूं तो भी आपका वही चीज हो जाएगा, क्या होगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। क्या कहते हैं, जो नमी वगैरह होती है, नमी में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ही तो पाए जाते हैं एक्चुअली। अगर बात करें, बारिश होता है तो लोहे पे गिरा, पानी गिरा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही लोहे के पार्टिकल से टकराता है तो वो क्या बना लेता है, Fe2O3, ठीक है। कहीं कहीं लिखा होगा Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, दोनों ही आयरन ऑक्साइड है, बस दोनों में आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, डिफर होती है, अलग अलग होती है। दोनों ही कंडीशन को हम इसको क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो जंग लग जाती है, प्लस में क्या हो जाता है, अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर साथ में तुम्हारी क्या होती है, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिलीज होता रहता है। तो Fe यानी कि धातु में जैसे पानी वगैरह गिरा तो धीमे धीमे क्या लगने लगी, जंग लगने लगी। और जंग यानी कि जो मेटल, अब जंग लगी तो मेटल खराब होगा, और मेटल खराब होने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं हम लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि धातु का खराब होना। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, कोरिजन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कोरिजन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो धातु को जितना ज्यादा पानी में डाला जाए उतनी जल्दी क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है हमारी, अगर देखा जाए, यानी कि अगर हम मान लो 2 टेस्ट ट्यूब ले लें, ठीक है, मान लो क्या है, एक हमारा एक टेस्ट ट्यूब, एक है हमारा 2 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, 2 बीकर लेके रखें, एक में पूरा पानी भर दिया हमने, एक में यहाँ पानी भर दिया, एक में पानी हमारा क्या है, हमने बीकर तो नहीं, लेकिन इसमें पानी कितना है, थोड़ा सा पानी जरूर। अब इसमें क्या कर दिया हमने, इसमें पूरे में पानी मान लो, ठीक है, समझ आ रहा हूं मैं आपको, इसमें पूरे में पानी है। अगर मैं इसमें दोनों में एक रॉड डाल दूं, इसमें क्या डाल दी, एक रॉड इसमें डाल दी, एक मैंने क्या कर दी, रॉड इसमें डाल दी, ठीक है, दोनों में मैंने क्या कर दी, एक एक रॉड डाल दी। अब इस कंडीशन में अगर मैं दोनों में एक लोहे की जो रॉड डाला है तो वो कौन जल्दी कोरिजन होगा, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा, हमारे जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा वाटर का अमाउंट, जितना ज्यादा मॉइस्चर, उतनी जल्दी मेटल क्या होगी, हमारी खराब होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब बस तो गया, अब जंग लग गई,
डिफरेंट मेटल में, लोहे में रस्टिंग ऑफ आयरन होगी, तुम्हारे मेटल में जो कॉपर होता है वो ग्रीन कलर की आप लोगों ने कोटिंग देखी होगी, तो वो भी कॉपर का खराब होना। चांदी में आप लोग देखी होगी ब्लैक कलर की कोटिंग जम जाती है, तो वो क्या होता है मेटल के नेचर के ऑक्साइड वगैरह के साथ रिएक्शन करके क्या होता है सल्फाइड वगैरह के साथ रिएक्शन करके उसमें इंप्योरिटीज की परत चढ़ जाती है, जो क्या करती है उसको धीमे धीमे उस मेटल को क्या करती खराब करती रहती। तो उसको किस प्रकार से बचा जा सकता है? तो मैं रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर बात करूं तो 4 मेथड आप लोग को मैं नॉर्मली बताता हूं जो आप लोग को सिंपल सा याद है। पहली बात, आप लोगों ने घर में देखा होगा, घर में जो लोहे के गेट होते हैं उसमें क्या कर देते हैं बानिश पोत देते हैं, तो हमारे लोहे का होता है जंग लगने से क्या होता है बच जाता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम लोग बैनिशिंग, यानी कि क्या कह सकते हैं पेंटिंग कह सकते हैं। ठीक है, बानिशिंग वगैरह यानी कि पेंटिंग कह सकते हैं। पेंटिंग की क्रिया से हमारा मेटल जो होता है वो खराब होने से बच जाता है। दूसरी प्रोसेस मैं बताता हूं। अब जैसे कि गरीब लोगों की बात करें, जैसे हम लोग हैं, तो क्या करते हैं जंग लग रही गेट में, लो मोबिलाल पोत दो, क्या बस दो मोबिलाल, यानी कि ऑयल की कोटिंग भी कर सकते हैं। ये प्रोसेस होती है। अगर हम लोग क्या करते हैं ऑयलिंग कर देते किसी गेट के ऊपर, ठीक है, किसी गेट या किसी मेटल के ऊपर, तो उस कंडीशन में उसमें क्या होता है पानी जो होता है, पानी की सरफेस टेंशन कम होने की वजह से उसमें पानी रुकता ही नहीं, पानी गिरा उसका सरफेस टेंशन कम होगा, बूंद के रूप में बना और फट से क्या होगा नीचे को गिर जाएगा। ठीक है, तो पानी भी क्या करता है, हम लोग ऑयल भी कर देते हैं तो उसमें क्या होता है रस्ट लगाने से क्या करता है वो बचाता है। तीसरी बात ग्रीसिंग कर दें, अगर मेटल में क्या करते हैं हम लोग ग्रीसिंग कर दें, उसमें ग्रीस पोत दें अगर, तो भी क्या होता है हमारा मेटल क्या होता है खराब होने से, हमारा मेटल क्या होता है खराब होने से बच जाता है। और चौथा मेथड होता है इंपॉर्टेंट मेथड की मैं बात करता हूं, गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण एक क्रिया होती है, उस क्रिया में क्या होता है एक्चुअली कोई भी मेटल, जैसे कि मान लो Fe है, तो Fe के ऊपर क्या होता है जिंक मेटल की अगर मैं कोटिंग कर दूं, तो जिंक मेटल की कोटिंग कर दी, एक प्रकार से एलॉय सा हो गया। अब उसके ऊपर क्या होगा, जिंक मेटल में रस्ट होता नहीं है, तो वो क्या करेगा हमारी इसकी प्रोसेस में क्या होगा, जो मेटल आयरन था उसका भी रस्ट होना क्या हो जाएगा खराब, मतलब अब खराब होगा ही नहीं। तो इस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। हमारी हिंदी में अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं तो बहुत ही अचंभे की बात है कि हमारे अगर देखा हो, अगर आपने कभी दिल्ली में रहते हो अगर आप लोग, तो कुतुब मीनार के पास में एक लोहे का पाइप लगा हुआ है जो 500-600 साल पहले लगा दिया गया था, और आज भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, आज भी उसके रस्ट नहीं लगी हुई है। और जो आज के मॉडर्न साइंटिस्ट है ना, ब्रिज बनाते हैं, उनके ब्रिज बनाते ढह जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखे भी होंगे वीडियो। ठीक है, तो वो उसमें रस्ट, कोई पाइप है उसमें 10 दिन मतलब 1-2 साल के बाद भी क्या होता है रस्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वो कहाँ 500-600 साल हो गया पुराना, तो उसमें एक्चुअली अगर देखा जाए तो उसमें जो आर्कोलॉजिस्ट वगैरह साइंटिस्ट वगैरह उनका कहने का मतलब ये है कि इन लोग का तो अलग ही लेवल पे इंडिया की, अगर वास्तव में रियलिटी अगर मैं बोलूँ तो तक्षशिला और नालंदा जो हमारी यूनिवर्सिटी थी ना, तो अगर जलाया नहीं गया होता ना, तो आज हमारी जो एजुकेशन लेवल है ना यहाँ ना होता, बहुत ही ऊपर लेवल पे होता, बहुत ही ग्रो होता हम लोग का एजुकेशन लेवल। ठीक है, उसी के तो उसमें ये आयरन पाइप, वो जो आयरन पाइप है आप लोग को यही बताता है। और उस मेथड में क्या किया गया था, गैल्वेनाइजेशन किया गया था। जो गैल्वेनाइजेशन पढ़ते हैं ना 1800 के बाद में जिसकी खोज की गई थी, हमारे यहाँ वो 500-600 साल पुरानी ही चीजें क्या करते खोज करके बता दी गई थी। तो गैल्वेनाइजेशन की बेहतर वहां पे हम लोगों ने क्या करा था यूज किया था, और उसी गैल्वेनाइजेशन का क्या करा उस आयरन पिलर में है, जो कि हमें आज उस प्राचीन सभ्यता के बारे में देखने को बताता है कि लो ऐसे भी हम लोगों के यहाँ पे हुआ होता था। और आज भी उस आयरन पाइप में जंग नहीं लगी हुई, आप लोग कभी भी जाकर देख सकते हैं, दिल्ली में बना हुआ है, कुतुब मीनार के पास में ही लगा हुआ है। तो ये हमारे इंडियन आर्कोलॉजिस्ट की क्या थी, शान थी एक प्रकार हिंदी, मतलब प्राचीन सभ्यता की अगर बात करें भारत में तो बहुत ही ग्रेट थे। ठीक है, तो इसी के साथ में क्या करते हैं इस लेक्चर में क्या करते हैं हमारा खत्म होता है, और इस चैप्टर का पूरा जो 1 शॉट वीडियो था ये हमारा क्या हो गया खत्म हो गया। अगर हाँ आपको कोई भी अभी भी पॉइंट कोई क्लियर नहीं हुआ, डाउट क्लियर आता है, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं बिना कोई सोचे समझे। बाकी मैं हूं आप लोग के आंसर देने के लिए तो हमेशा ही तैयार रहता हूं। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जय श्री राम। तो मिलते हैं आप चौथे चैप्टर के नेक्स्ट आप लोग के लिए 1 शॉट लेके हाजिर होंगे। डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तब ठीक है, तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।